एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना अकाउंटेंसी में एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर क्लास 11। हमारा आज टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आज हम पढ़ेंगे कि भाई अकाउंटिंग के या अकाउंटिंग जो करी जाती है वो उसके कितने बेस होते हैं जो हम अकाउंटेंसी करते हैं, या फिर ऑब्वियस सी बात है आप 11th में है तो आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी एक नया सब्जेक्ट है, तो वो कितने बेसिस पर या कितने तरीके से करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास दो तरीके के बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अनदर इज नोन एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने इसको, अगर मैं वैसे आपको पढ़ाती थियोरेटिकली मतलब एक एक कॉन्सेप्ट करके तो बहुत ही लेंदी हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक डिफरेंस के बेस पर लिख दिया है। डिफरेंशिएशन में ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और शॉर्ट टाइम में हम दोनों के बारे में पढ़ भी लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अकाउंटेंसी करने के दो कौन से तरीके हैं। तो दो तरीके कौन से हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। अब यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है, मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिस, कि मैं किन बेसिस पर इन दोनों को अलग अलग कर रही हूँ या फिर मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस बता रही हूँ। तो सबसे पहले दे रखा है मैंने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब एक्रूअल में किस तरीके की नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है और कैश बेसिस में किस तरीके की। तो एक्रूअल बेसिस में हमारा आता है बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। हमारे यहाँ जब हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें चाहे ट्रांजेक्शन कैश में हो चाहे ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हो, उधारी में हो, दोनों ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे ऑल ओवर। अगर मैं इनका आपको थोड़ा सा बताऊं एक समरी टाइप, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है अगर आपने आज ट्रांजेक्शन करी है, सपोज मैंने आज 1 लाख की सेल करी, तो 1 लाख की अगर आपने सेल करी है उसमें से 60,000 रुपीज आ गए और 40,000 अभी नहीं आए, तो मैं पूरे 1 लाख की ट्रांजेक्शन करूंगी बिकॉज मेरी सेल तो 1 लाख की हुई। ठीक, उसमें मैं प्रॉपर लिखूंगी 60,000 मेरे कैश आ गए और 40,000 अभी मेरे रह गए हैं। ठीक है, डेटर्स पे रह गए हैं, तो वहां पर हम इसे ऐसा पूरा क्लियर लिखेंगे कितना आया और कितना नहीं आया। मतलब ऑल ओवर मेरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी, चाहे पैसा आया हो चाहे पैसा ना आया हो। जब बाद में वो 40,000 आ जाएंगे तो 40,000 मैंने जिस पर्सन के नाम पर लिख रखे उसे हम काट देंगे। ठीक है, सिंपल यही होता है। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है अगर आपने आज 1 लाख की सेल करी है तो अगर 1 लाख रुपीज आज आया या फिर 60,000 अगर आपके पास आज आया तो आप सिर्फ 60,000 की रिकॉर्डिंग करेंगे। 40,000 की रिकॉर्डिंग उस दिन होगी जिस दिन वो 40,000 रुपीज आएंगे। ठीक है, कैश बेसिस सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन करता है। जब कैश आएगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब कैश जाएगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा। डजंट मैटर आपकी ट्रांजेक्शन कौन से दिन हो रही है। आप बेशक आज 1 लाख का आपने परचेज किया, कोई मतलब नहीं है, 1 लाख का परचेज किया बट मैंने सामने वाले को पेमेंट दिया सिर्फ 80,000, तो मैं अपने यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड कितनी करूंगी, 80,000। 1 लाख रिकॉर्ड नहीं करूंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस। बट एक्रूअल बेसिस में आपका पूरा कॉन्सेप्ट मतलब जितने की आपकी पूरी ट्रांजेक्शन है वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड करी जाएगी। कितना कैश आया, कितना नहीं आया, कब आएगा, सब रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर, चलिए इसके बाद है आपका प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस। तो ये सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एडजस्ट करी जाती हैं। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा किस किस में क्या क्या किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो बट यहाँ पर कैश बेसिस में हम किसी को भी एडजस्ट नहीं करते, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो, चाहे प्रीपेड एक्सपेंस हो, चाहे आपका इनकम रिसीव इन एडवांस हो, चाहे वो एक्रूड इनकम हो। सिर्फ और सिर्फ इसको कैश से लेना देना है, बाकी कोई एडजस्टमेंट से इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि एक्रूअल बेसिस में सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होंगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं अगर दोनों में प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जो एक्रूअल बेसिस है ये मुझे बिल्कुल सही प्रॉफिट और लॉस शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी ट्रांजैक्शन बहुत ही तरीके से और बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर से लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कैश बेसिस की बात करें, सो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एज सर्टेन। यहाँ पर हम सही प्रॉफिट और लॉस जान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितना पैसा आया और कितना पैसा गया बस
इतना रिकॉर्ड है, बट मैंने पूरी साल कितने का ट्रांजैक्शन किया, कितने का बिजनेस किया, ये मेरे पास हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कहाँ पर सही निकलता है, एक्रूअल में, जबकि कैश बेसिस पर सही प्रॉफिट और लॉस आपका नहीं निकलता। उसके बाद है टेक्निकल नॉलेज। दोनों में टेक्निकल नॉलेज किस में चाहिए, अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पर मुझे सारी एडजस्टमेंट करनी है। सो रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पर मुझे बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी है, तो मेरे पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे किसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ये सब मुझे पता होना चाहिए, तभी हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको किसी भी या फिर ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लीगल पोजीशन। लीगली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013। ये कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बाद है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब किसके लिए बेटर है, तो यहाँ पर इट इज मोर एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एज इट रिवील करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मोस्टली बिजनेसमैन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सही इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, चाहे वो उधारी की हो चाहे वो कैश की हो। जबकि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एज इट डज नॉट रिवील करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये ज्यादातर बिजनेस में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेसमैन जो होते हैं वो ज्यादातर इसे एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज ये हमें हमारी बिजनेस की करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कराता। हाँ, कैश की करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो दे देगा कि कितना आया या कितना गया, बट आपने बिजनेस में पूरी साल कितना टर्नओवर किया, कितने की ट्रांजेक्शन करी, ये आपको रिवील नहीं करेगा। उसके बाद है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब हम किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है, इट इज मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोथ। सिंपल सी बात है, अगर मैं अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करूँ तो इसके थ्रू जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो ज्यादा रिलायबल होंगे, क्योंकि इसमें मैंने कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया है। जबकि जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो इतना रिलायबल नहीं होता, हम उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आपका दे रखा है सुटेबिलिटी, किस तरीके से दोनों किस किस के लिए सुटेबल हैं। तो हमारा जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो मोस्टली सारे बिजनेसमैन के लिए, सारे हर तरीके के बिजनेस के लिए सुटेबल है, क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात करें तो कोई सा भी शायद ही ऐसा कोई बिजनेस हो जो 100% कैश पर चल रहा हो। अगर बिजनेस आपका 70% कैश पे है तो 30% क्रेडिट पर भी होगा। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटर रहता है। जबकि अगर हम बात करें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल होते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे कि लॉयर्स हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये क्या करते हैं, ये फीस चार्ज करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, फीस तो कोई उधारी करेगा नहीं कि भाई आपकी फीस उधार रही, ऐसा तो नहीं होता। प्रोफेशनल्स को हम क्या करते हैं, हैंड टू हैंड फीस पे करते हैं, तो उनका इतना मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कुछ हेडेक ही नहीं होता। उनके पास नॉर्मली जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो कैश में ही रहती हैं। इसलिए जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कैश बेसिस सुटेबल है, जबकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट या इनसे रिलेटेड चीजें आपको थोड़ी बहुत 12th में देखने को भी मिलेंगी, बिकॉज 11th आपका बेस है, इससे पहले आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा न्यू है। अगर आप अभी इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे तो 12th आपके लिए बहुत ईजी होगी। ठीक, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में, या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा कोई स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Thank you. Like, share and comment. This is it for today.